सभी को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट सभी ब्रांच के लिए कंपलसरी होती है। बिल्कुल इजी बुक है भाई, पूरा थ्योरेटिकल रहेगा, अपने आसपास की चीज़ों के संबंधित रहेगा। बस आपको तो सुनना है भी, है ना। आप सुनते रहोगे, आसानी से इसके बारे में कर लोगे भी। तो बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें भी, ठीक है। बात करते हैं डिजास्टर। देखो, डिजास्टर का मतलब क्या होता है। डिजास्टर को हिंदी में बोलते हैं आपदा। क्या बोलते हैं भाई? आपदा। अब आपदा से क्या समझते हो? देखो, आपदा से आप क्या समझते हो? विपत्ति का आना। जैसे कि भी मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, कई बार क्या होता है जैसे कि ये व्यक्ति है भी, इसने मस्त कटिंग वटिंग करा ली, नहा धो के तैयार था, कोचिंग जाने के लिए घर से निकला। पीछे यहाँ पे तैयार खड़ा था एक कुत्ता भी। कुत्ता आया भी, इसके पीछे भागना स्टार्ट कर दिया और इसकी स्पीड हो गई 130 किलोमीटर पर आवर। कुत्ते को देखते ही भाई वो कुत्ते ने इसे देखते ही भौंकना स्टार्ट कर दिया और इसकी स्पीड हो गई 130 किलोमीटर। तो इसे भी क्या बोलते हैं? आपदा, ठीक है। जैसे कि भाई पापा मारने वाले हों तो वो भी क्या होती है? आपदा। लेकिन हम इनकी बात नहीं करेंगे भाई, है ना। हम जो नेचर से मिलती है, नेचर से हमें जो आपदाएँ आती हैं, जैसे कि हो गया भूकंप, हो गया सुनामी, हो गया बाढ़, हो गया अर्थक्वेक, हो गया जिसे भूकंप बोलते हो भी, या फिर बर्फ़ का गिरना हो गया, ज़्यादा गर्मी पड़ गई भी, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो गए, ये सारे किस में आते हैं? आपदा में आते हैं। किस में आते हैं? आपदा। तो आपदा से क्या समझते हो भी? आपदा देखो भी, प्राकृतिक प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों साधन से आपको आपदा हो सकती है, ठीक है। जिसके कारण मानव जीवन, आपदा से क्या होगा भाई? आपदा आने पर ये थोड़ा भी तुम अच्छी बात होगी कि तुम भाई टेंट लगा दोगे, भंडारा कर दोगे। आपदा आने पर करते हो क्या? तो ये नहीं करने वाले हम। ओनली क्या करने वाले? देखो, आपदा आएगी, आपका जीवन क्या हो जाएगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं? आपदा। तो आपदा के आने से हमारा जीवन क्या हो जाता है? अस्त व्यस्त हो जाता है, व्यक्तियों की मौतें हो जाती है भी, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं पे पशु पक्षी मर जाते हैं, पेड़ पौधे ख़त्म हो जाते हैं। तो सारे क्या होती हैं? आपदाएँ होती हैं। अब बात करते हैं आपदा के प्रभाव। देखो, थ्योरेटिकल आपको सुनना है भाई, ठीक है। तो आपदा के प्रभाव क्या होंगे भाई? व्यक्ति जैसे बाढ़ वगैरह आ गई तो आपने सुना होगा ना भाई, व्यक्ति मर गए भी। मान लो भूकंप वगैरह आ गया तो वहाँ पे भी जन हानि, लोगों के मरने की स्थिति पैदा हो जाती है। शारीरिक क्षति व मानसिक। शारीरिक मतलब वही व्यक्ति वगैरह का यमराज से मीटिंग हो जाना, ठीक है। व्यक्ति, समाज, देश में चल अचल संपत्ति का मतलब क्या है? आपकी संपत्ति का नष्ट हो जाना, खाने पीने की सामग्री में कमी आना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या हो जाना? ख़राब हो जाना। ये सारे पॉइंट है भाई, इनको आपको बस देख के जाना है, आप आसानी से लिख लोगे, ठीक है। तो देखो, आपदा होने पर ये तो है नहीं भी तुम डीजे वगैरह बजा दोगे, है ना, कि भाई शादी वादी करवा दो भाई, आपदा आ गई, है ना। ऐसा नहीं करना भाई। तो आपदा जब भी आएगी भी, आपको लिख सकते हो भाई, जन हानि रहेगी भाई, पैसे का भी लॉस होता है भाई, पेड़ वगैरह भी टूट जाते हैं, व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, पशु पक्षी भी ख़त्म हो जाते हैं। सारा किस में आता है? डिजास्टर के प्रभाव होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। तो देखो, डिजास्टर देखो भी, पहला देखते हैं जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल में क्या आता है? अर्थक्वेक, भूकंप भाई, लैंड स्लाइड, भूस्खलन, सुनामी हो गया, ये माइनिंग हो गया। हाइड्रो मेटोलॉजिकल में कौन सा आ जाएगा? फ्लड आ जाएगा अभी, बाढ़ आ गई। साइक्लोन, चक्रवात आ गए भी, जैसे बवंटर से होते ना अभी, बिजली गिर गई भी, आंधी तूफान आ गया अभी। ये सारे क्या हैं इसके पास? सारे ही क्या हैं? कौन से हैं? हाइड्रोमेटोलॉजी। भाई आपसे पूछ सकता है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर को समझाइए। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर को समझाइए, तो कितने प्रकार से होता है? तो नाम याद रखना है आपको, ठीक है। तो कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है अभी। कितने प्रकार से होता है? 5। तो पहला कौन सा है? जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा अभी? इक्विडिस, पेस्ट, अट्रैक्ट,
फॉरेस्ट फायर्स मतलब क्या है भी जंगलों में आग लग गई भी, ठीक है। इसका मतलब क्या है पेस्ट अटैक, मतलब भाई किसी प्रकार का वो हो गया भी। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, अटैक का मतलब क्या होता है भी, अटैक हमला हो जाना भी, ठीक है। ये सारे टेक्नोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, केमिकल आ जाएगा, इंडस्ट्रियल आ जाएगा, रेडियोलॉजिकल आ जाएगा, न्यूक्लियर। भाई टेक्नोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, जैसे केमिकल, भाई जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इंडस्ट्री वगैरह में, देखो पोल्यूशन वगैरह निकलता है अभी, तो वहाँ से भी हो सकता है। रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, भाई न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है तो वहाँ से भी क्या निकलता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं जो भी क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। बस आपको इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। बात करें मरमेड डिजास्टर, जैसे बिल्डिंग होगी आपके पास, रूरल या अर्बन फायर मतलब शहरों या ग्रामीणों में क्या लग जाए, आग लग जाए। बिल्डिंग का गिर जाना भी, भाई सुना होगा ना भाई, बिल्डिंग गिर गई, इतनी बड़ी थी भी, इतनी बड़ी क्या होगी बिल्डिंग, क्या होगी, गिर गई। रेल या रोड एक्सीडेंट हो गए, ये सारे किस में आते हैं, मरमेड में। तो कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार। आपको बस इनके नाम याद रखने हैं, लिखने में तुम एक्सपर्ट हो, फिर तो छाप दो। जियोलॉजिकल मतलब भाई ये आ जाएगा अर्थक्वेक, लैंडस्केप, सुनामी वगैरह, माइनिंग। फ्लड आ जाएगा, साइक्लोन, लाइटिंग आ जाएगा, थंडर स्टॉर्म आ जाएगा, आंधी तूफान आ जाएगा। बायोलॉजिकल में आ जाएगा भाई आपका इपिडेमिक्स, पेस्ट अटैक, और ये आ जाएगा फॉरेस्ट फायर। टेक्नोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, केमिकल, इंडस्ट्रियल, ये सारे किस में आ जाएंगे आपके पास, टेक्नोलॉजिकल। मरमेड में क्या आ जाएगा, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, आग लग गई भी शहरों में या गाँव में, बिल्डिंग का गिर जाना, ये सारे किस में आ जाएंगे, मरमेड में। हिजार्ड, हिजार्ड का मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, हिजार्ड पूछ सकता है आपसे क्या होता है, तो विपत्ति का ना, पृथ्वी पर उत्पन्न एक ऐसी खतरनाक घटना जिसके कारण जनजीवन क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, जिससे जिससे किसी के घायल होने, जीवन के समाप्त करने का अथवा संपत्ति, प्राणी जगत को क्षति पहुंचाने की क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं, विपत्ति। देखो विपत्ति मैंने बता ही दिया अभी, कुत्ता पीछे पड़ेगा तुम्हारा, नुकसान करेगा नहीं करेगा, तो आप बोलो सर नुकसान तो करेगा बट यहाँ पे खा भी सकता है, तुम गिर भी सकते हो, तो ये सारा क्या है, तुम्हारा नुकसान करेगा नहीं, और भाई तुम्हारे पैसे का भी नुकसान करेगा, तुम्हारे इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे 7-8, है ना, जितने भी लगते हैं, ठीक है, वो लगवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो संपत्ति की भी हानि हो गई और आपकी भाई खुद की भी हानि हो गई। बात करते हैं टाइप ऑफ हिजार्ड्स। देखो 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल और अननेचुरल। देखो नेचुरल मतलब जो प्रकृति से उत्पन्न होता है, जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा। डिजार्ड मतलब अननेचुरल में कौन सा, विस्फोट हो गए भी, जहरीली गैसों का, आपने सुना होगा भोपाल गैस त्रासदी वाला, वाहन दुर्घटना, एक्सीडेंट हो गया, ये विस्फोट वगैरह, ये किस में आ जाएंगे, अननेचुरल, ठीक है। तो बात करते हैं वैल्यूनेरेबिलिटी, ठीक है। तो किसी विपत्ति के फलस्वरूप जिस सीमा तक, देखो वैल्यूनेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो कोई आपदा आई और आपदा के आने से वो क्या करेगी, नुकसान करेगी, जिस लेवल पे वो आपको प्रभावित कर दे उसे ही हम क्या बोलते हैं, वैल्यूनेबिलिटी। इम्पोर्टेंट है भी, पढ़ के जाना। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो देखो फिजिकल फैक्टर, देखो कमज़ोर कंट्रैक्शन मटेरियल और पुअर डिजाइन वाले भवन आपदाओं का सामना करने में कम सक्षम होते हैं, जैसे कि भी आपने बना दिया 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना, सुना होगा नाम, क्या बना दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा, मतलब क्या है, कुछ ऐसा भी, है ना, ड्राइंग अच्छी नहीं, समझ लेना भी। थोड़ा सा क्या हुआ, हवा चलना स्टार्ट हुआ, तो हुआ क्या, थोड़ी सी हवा चलना स्टार्ट हो गया, आपका घर उठ के कहाँ चला जाए, यहाँ भग जाए, तो क्या ही हो भाई, वो आपदा आएगी उसको सहन कर लेगा। तुम यहाँ मस्त बैठे हो, थोड़ी देर पहले देखा भी छत है, थोड़ी देर बाद देखा छत है ही नहीं, तो आपकी जो कंट्रैक्शन जो मटेरियल होगी, डिजाइन होगा बिल्डिंग वगैरह का, वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। समझ गए ना भाई, फिजिकल फैक्टर मतलब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जैसे आपने सुना होगा भाई पहले मिट्टी से घर बनाया करते थे, आजकल सीमेंट वगैरह से बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी बातें आपको याद रखनी है। इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर मतलब क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमज़ोर एवं पिछड़े लोग आपदाओं के समय ज़्यादा असुरक्षित होते हैं, उनके पास सीमित साधन होने के कारण आपदा का सामना करने की क्षमता नहीं होती। देखो इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल, अगर व्यक्ति, देखो अगर व्यक्ति के पास पैसा रहेगा तो अच्छे मकान बना के रहेगा, नहीं रहेगा। अगर भाई पैसे कम किसके पास होते, अपने जैसों के पास, अपने जैसे मतलब कमज़ोर लोगों के पास,
कमज़ोर लोगों के पास कैसा होता है भाई, घर नॉर्मल ही होता है, मिडिल क्लास में कैसा होता है नॉर्मल। तो हमारे साथ ज़्यादा समस्याएं होती हैं जब कोई आपत्ति आती है। जबकि पैसे वालों जैसे मान लो कोई भाई ये आ गया, जैसे कि कोई जैसे बाढ़ वगैरह आ गई, तो अंबानी वगैरह कोई समस्या थोड़ा ना होने वाले, टाटा वगैरह को थोड़ा ना समस्या होने वाले। समस्या किसके साथ रहेगी? हमारे साथ। आगे देखते हैं एज एंड जेंडर। किसी भी आपदा का सामना करते समय विनाश में यह देखा गया है कि जैसे गर्भवती महिलाएं हो गई, भी बच्चे हो गए, वृद्ध हो गए, किसी भी आपदा के समय स्वस्थ पुरुषों की तुलना में अधिक असुरक्षित। देखो गर्भवती महिलाएं भी, अब गर्भवती महिलाएं जब होती हैं तो भी वो आराम ही करते हैं। भाई बच्चे, भाई मान लो कुछ बाढ़ वगैरह आ गई तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होंगे? बच्चे। वृद्ध मतलब बुढ़े जो हो गए, भाई मान लो बाढ़ आ गई, ये थोड़ा ना भाई बुढ़ा भाग के चल जाएगा, तुम तो फिर भी भाग सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ना भाई वृद्ध आदमी आप जा सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भाई बस मैं याद करने के लिए आपको समझा रहा हूँ बस, है ना। बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो जनसंख्या वृद्धि से भी गरीबी बढ़ती है। गरीबी बढ़ने से लोग रोजगार प्राप्त करने हेतु शहरों की ओर जाते हैं और ऐसे इलाकों में रहने के लिए भाई बाध्य हो जाते हैं जहां आपदा आने की संभावना अधिक होती है। जैसे मैं बताऊं भाई, जैसे कि ये आपका, एक सेकंड रुक जाना भाई, है ना, ट्राई करता हूँ। ये भाई आपका इंडिया का मैप है, समझ लेना भाई, है ना। ठीक है, इंडिया का मैप है। जैसे मैं बोलूँ भाई, जैसे मुंबई हो गया, गुजरात वगैरह हो गया, ये इधर वाले एरिया हो गए जो पानी के पास रहते हैं। ये इधर क्या है भाई, आपके पास पानी है, पूरा एरिया में क्या है? पानी। अब हुआ क्या भाई, जैसे मैं बोलूँ भी, राजस्थान वाले किसी बच्चे को जॉब वगैरह करनी है, मान लो उसने सेलेक्ट कर दिया भाई मुंबई जोन, कौन से भर दिया? मुंबई से, तो इसको यहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर जाएगा, देखो यहाँ पे आपदा आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन समस्या क्या है? हमें किसकी आवश्यकता है? रोज़गार की। इसलिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है? अभी रोज़गार की वजह से जहाँ आपदा आती है वहाँ पे भी हमें जाना पड़ता है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रिस्क, तो रिस्क किसी क्षेत्र में डिजास्टर के कारण होने वाली संभावित हानियाँ रिस्क कहलाती हैं। अब रिस्क का फॉर्मूला याद रखना, हिजार्ड वैल्यूनेबिलिटी अपॉन में कैपेसिटी। पूछ सकता है आपसे, थोड़ा पढ़ के जाना इसके बारे में। अब खतरा उत्पन्न होने वाले कारक, खतरा उत्पन्न करने वाले कारक। तो देखो खतरा क्या क्या उत्पन्न कर सकते हैं? क्षेत्रीय पर्यावरण में खतरा उत्पन्न करने वाले कारक, कूड़े करकट का ढेर लगा देते हैं भाई, ऐसे लगा देंगे भाई कूड़े करकट का ढेर, इधर से पानी इधर नहीं जाने वाला, है ना, तो वो भी क्या होता है अभी? खतरे का। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वे अन्य ज्वलनशील पदार्थों की दुकानें अनाधिकृत, मतलब भाई एक तो क्या होता है भाई लाइसेंस वगैरह लेके, एक बगैर लाइसेंस वाले। रसायन उत्पादक कारखाने, पटाखे की दुकान, भाई तुम दीपावली में पटाखे छोड़ते नहीं छोड़ते? ऐसे कट्टा भर लेते हो, पूरा पन्नी भर के लेके आते हो, तो वो भी समस्या है, ज़्यादा भी नहीं छुटानी चाहिए। बिजली के तार, भाई होल वायर, जैसे भी क्या होते हैं भाई? होल वायर, जिन पे इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता। तो इससे क्या होता है? मान लो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है भाई, इंसुलेशन नहीं चढ़ा रखा आपने, मान लो इसने टच कर लिया, टच करते ही ये भी टच हो जाएगा ऊपर जाके, है ना। यमराज के साथ मीटिंग करेगा आसानी से, है ना। सकरी गलियाँ, भाई ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं सारे ना, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। बात करते हैं डिजास्टर का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अब मान लो कोई समस्या आ गई, मान लो भी आपके आपदा आ गई, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे? ठीक है, तो देखो किसी भी आपदा के आने से क्षति नुकसान को कम करने के लिए आपदा को पूर्व, आपदा के समय व आपदा के बाद किए जाने वाले सुरक्षात्मक प्रयास, चिकित्सा सहायता, आर्थिक सहायता प्रबंधन ही क्या कहलाता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब कि आपदा के आने से पहले हम भाई, जैसे मान लो आपदा के आने से पहले या आपदा के आने के बाद हमने क्या किया? उसको भी चिकित्सा दिलवा दी, पैसे वगैरह अरेंजमेंट कर दिया। मान लो बाढ़ आ गई तो वहाँ से लोगों को कहाँ लेके जाना है भाई, ये सारे मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाती है? डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये दो प्रकार से होते हैं, प्री और पोस्ट। अब देखो प्री का मतलब क्या है भाई? पहले भाई मान लो बाढ़ हमें पता है अभी, जैसे कि भाई काली मोरी में बाढ़ आने वाली है, तो हम क्या करें अभी? तो आप सभी की कॉलेजों की छुट्टी करवा दी जाए, आपको कहीं और विदेश भेज दिया जाए, गुजरात भेज दिया जाए या मुंबई भेज दिया जाए आपको घूमने के लिए। ठीक है, ये सारे कैसे हैं आपके पास प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। आप दवाई वगैरह का पहले अरेंजमेंट कर लो, आप खाने पीने की वस्तु पहले रख लो, ये सारा कैसा प्री।
पोस्ट भी, पोस्ट का मतलब क्या है भाई, मान लो बाढ़ वगैरह आ गई, उसके बाद व्यक्तियों का नुकसान हुआ तो आप भाई उनको कुछ मुआवजा दिला दे सरकार, उनके लिए दवाई वगैरह मुफ्त करवा दे, या फिर उनकी शिक्षा जो है भाई एजुकेशन क्या करवा दे, फ्री करवा दे। ये सारे क्या है, पोस्ट। मतलब पहले किए जाएंगे प्री, बाद में किए जाएंगे पोस्ट। तो एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। मैं PDF ऑन कर देता हूँ, 1 सेकंड रुक जाना बस में। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड वाले की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो भी, एक सेकंड चलो। हाँ भाई, तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल एंड फ्रेमवर्क। तो पहले देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। अभी देखो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का मतलब क्या है, हमें डिजास्टर, भाई कोई आपदा आई उसका क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, उसको ख़त्म करना है, उसको निपटना है, उसको प्रभाव को कम करना है। तो हम उस किसका उपयोग करते हैं, डिजास्टर को मैनेजमेंट करने का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है, मिटिलॉजिकल और मिटिलाइजेशन, प्री प्रेडनेस, रेस्पॉन्स और रिकवरी। प्री प्रेडनेस, मिटिलाइजेशन, रेस्पॉन्स और रिकवरी। तो पहले वाले की बात करें, प्री वेंटिलाइजेशन। एक सेकेंड रुक जाना। ठीक है, तो मेटलर्जिकल और एक हो गया प्री वेंटिलेशन। तो पहले वाले की बात करें, प्री वेंटिलेशन, किसी भी आपदा के निपटने से पहले सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों को उसके प्रति क्या करें, जागरूक करें, शिक्षित करें। भाई जैसे मान लो कोई आपदा आने वाली है तो उसके बारे में हम पहले से उसको क्या दे दे भी, बता दे भी ऐसे ऐसे ये वाली चीज़ें होती है भी। मान लो बाढ़ आ गई तो आपको भगना है, ऐसा नहीं भी सोते रह जाना है। तो ये सारी बातें। सेकंड बात करें, मेटलाइजेशन, मिटिगेशन। ये मिटिगेशन है, मेटलाइजेशन तो अलग होता है अभी, वो तो केमिस्ट्री में आता है। मिटिगेशन है, आपदाओं के प्रभाव को ह्यूमन लाइफ में कम करने के लिए मैनेजमेंट तैयार किया जाता है, जिसे मिटिगेशन कहा जाता है। जैसे मीटिंग वगैरह करना भी, उसे क्या कहा जाता है, मिटिगेशन कहा जाता है। इसके बाद देखो, प्री प्रेडेशन मतलब क्या है भाई, यह एक ऑर्गेनिक ऑन गोइंग मतलब चलती हुई प्रोसेस होती है, जिसमें व्यक्ति, समुदाय, व्यवसाय, संगठन आपदा की स्थिति में क्या करेंगे इसके लिए प्लान बनाया जाता है। मान लो कोई आपदा आ गई तो उस समय व्यक्ति हो गया, समुदाय हो गया, वो क्या काम करेगा कि भाई हमें यहाँ से जाना है, हमें दवाई वगैरह रखनी है, रुपए वगैरह का थोड़ा अरेंजमेंट करना है। ये सारी बातें किस में आ जाएगा, प्री प्रेडेस में आ जाएगा। रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है अभी, रेस्पॉन्स वह है जो आपदा से घटित होने के बाद उसमें लॉन्ग टर्म्स व शॉर्ट टर्म दोनों तरफ की प्रतिक्रियाएं क्या होती, शामिल होती। रिकवरी का मतलब क्या होता है अभी, इसके अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्र को उसकी पूर्व स्थिति में लाने का ध्यान की दिया जाता है। तो ये पूरा थ्योरेटिकल अभी, आपको बस एक बार पढ़ना है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ अभी कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं अभी। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्री डिजास्टर। अब देखो प्री डिजास्टर का मतलब, देखो प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर मतलब क्या है, दोनों के बारे में पढ़ के जाना भाई। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, दोनों के बारे में पढ़ के जाना। ठीक है, फिर प्री के बारे में बता दिया, पहले आप क्या करो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट कर लो, बाद में करोगे तो कौन सा हो जाए, पोस्ट। तो यही इसमें लिखवा रखा है अभी। प्री डिजास्टर के अंतर्गत उस समय को दर्शाया जाता है जिसमें आपदा घटित नहीं होती है। इसमें आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए, संगठन को मजबूत करने आदि के लिए किए गए सभी उपाय, कार्यवाही हो और योजनाएं शामिल होती है। जैसे कि भी आपदा आने वाली, उससे पहले हम क्या करें, तो प्री, आपदा के आने के बाद अगर हम अरेंजमेंट करते हैं उसे बोलते हैं पोस्ट अरेंजमेंट। पूरा थ्योरेटिकल है मेरा। बात करते हैं रिस्क असाइनमेंट एंड एनालिसिस। तो रिस्क असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें खतरों की पहचान, भाई हमें किस किस प्रकार के खतरे हो सकते हैं इसके बारे में हम क्या कर ले, जानकारी प्राप्त कर ले, उसे बोलते हैं रिस्क असाइनमेंट।
और एंड एनालिसिस। मतलब क्या है, कोई खतरा आने वाला है, कितना ज़्यादा हमें प्रभावित करेगा, कितना नुकसान कर सकता है, उसके बारे में एनालिसिस करना ही क्या कहलाता है, रिस्क असाइनमेंट। स्टेज ऑफ रिस्क असाइनमेंट, तो देखो पहला क्या याद रखना है, हिजार्ड असाइनमेंट, वैल्यूनेबिलिटी असाइनमेंट। आगे बात करें कैपेसिटी, भाई उसकी वह कितनी कैपेसिटी तक आपको वो प्रभावित कर सकता है। इस चरण में जोखिम करने वाले तत्वों के वैल्यूएबिलिटी की डिग्री को निर्धारित किया जाता है। मतलब क्या है कि कितना आपको खतरा कर सकता है, सभी जो खतरे से ग्रस्त हैं उसकी पहचान की जाती है, सूची तैयार की जाती है कि फिर डिग्री का विश्लेषण किया जाता है और इनके भेद्यता के कारणों का निर्धारण किया जाता है। मतलब क्या है, वैल्यूनेबिलिटी का मतलब क्या है ये समझना, भी वो वैल्यूबल कितना है, भाई कितना आपको खतरा कर सकता है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, उसके बारे में आप क्या करोगे, एक लिस्ट तैयार कर लोगे कि भाई ये इतने व्यक्ति इससे प्रभावित हो सकते हैं, इतने आपके भाई पशु जानवर प्रभावित हो सकते हैं, इतना आपका भी जैसे पानी वगैरह की समस्या हो सकती है, या फिर इतना आपका जोखिम हो सकता है, पुल टूट सकते हैं, वो सारी बातें उसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं पब्लिक प्रिकॉशन अबाउट रिस्क। मतलब क्या है, पब्लिक को हम प्रिकॉशन का मतलब पहले ही हम उसको बता दें भी कितना जोखिम रहेगा, कितना क्या रहेगा रिस्क आने पर। ठीक है, तो इस चरण में आपदाएं, जोखिम और खतरों के प्रति लोगों की धारणा का पता लगाया जाता है जिनका वे सामना कर रहे हैं। रिस्क मैपिंग, भाई रिस्क की समस्या, रिस्क मैपिंग एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से खतरे, वैल्यूनेबिलिटी और क्षमता का एनालिसिस करने की प्रोसेस है। तो पूछ सकता है भी रिस्क मैपिंग क्या है, तो रिस्क मैपिंग क्या है, रिस्क का पता लगाने की या रिस्क को एनालिसिस करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिस्क मैपिंग कहलाती है। अब देखो ये सारी बातें, जोनेशन, इसमें एक जोनेशन का मतलब क्या होता है, इसमें एक बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट के संभावित जोखिम और प्रभाव के आधार पर विभिन्न जोन में विभाजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जोखिम के स्तर वाले क्षेत्रों की पहचान करना होता है ताकि निर्माण और आपदा प्रतिक्रियाएं रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। अब माइक्रो जोनेशन, इसमें एक छोटे लोहे, छोटे, देखो बड़े के लिए जोनेशन आ जाएगा, माइक्रो जोनेशन छोटे उद्योग में, छोटे छोटे उद्योग में, छोटे क्षेत्रों में होने वाले डिजास्टर या हिजार्ड या विपत्ति के आने से जो उसमें जोखिम उत्पन्न होते हैं उनके आधार पर इन्हें बांटा जाता है। यह स्थानीय, भौगोलिक, जल, मिट्टी, ये सिंपल सा है भी। आगे देखो रिस्क असाइनमेंट प्रदान किया जाता है। मतलब क्या है भाई, छोटे क्षेत्र में कितना आपका भी विपत्ति आपदा के आने पर नुकसान हो सकता है उसके बारे में बताएगा माइक्रो जोनेशन। डिजास्टर प्रिवेंशन, किसी भी आपदा के घटित होने से पहले ही रोक देना डिजास्टर प्रिवेंशन कहलाता है। मतलब डिजास्टर के पहले, तो कोई आपदा आई उसको पहले ही हम क्या कर दें, कम कर दें या रोक दें, क्या कहलाएगा, प्रिवेंशन। बाद में करेंगे पोस्टवेंशन। प्री होता है, एक होता है पोस्ट। देखो ये सारा पूरा उसके बारे में थ्योरी है भाई, पहले करेंगे तो डिजास्टर क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन। बस इतना याद रखना। बात करते हैं डिजास्टर मिटिगेशन, आपदा के कुप्रभाव व हानियों से विभिन्न संरचना व असंरचनात्मक उपायों द्वारा कम करने की क्रिया को डिजास्टर मिटिगेशन कहा जाता है। स्ट्रक्चर मिटिगेशन, अब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और नॉन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, बस इतना सा करना है। ठीक है, अर्ली वार्मिंग सिस्टम, अर्ली वार्मिंग सिस्टम का उपयोग करके आपदा होने वाले जान माल की हानि को कम किया जा सकता है अर्ली वार्मिंग सिस्टम से भी। ठीक है, जान माल मतलब भाई पैसे की हानि को भी कम किया जा सकता है और व्यक्तियों की मरने की दर को भी कम किया जा सकता है। इसलिए आपदा संभावित क्षेत्र में अर्ली वार्मिंग सिस्टम स्थापित करना आवश्यक है। इम्पोर्टेंट है भी, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी, डिजास्टर मिटिगेशन पढ़ के जाना अच्छे से। इससे पहले हमने क्या किया है, इतना रिस्क मैपिंग मैंने बता दिया, इम्पोर्टेंट है। अर्ली इफेक्ट मैंने करवा दिया। ठीक है, अब
प्रेडनेस डिजास्टर। देखो, प्रीपेडनेस आपदा के घटित होने से पहले वे सभी समस्याएं या आपातकालीन क्रियाएं जिनको करने से आपदा को सफलतापूर्वक व दृढ़ता से सामना किया जा सके और लोगों को होने वाली हानि की क्षति से बचाया जा सके, डिजास्टर प्रीपेडनेस कहलाती है। मतलब क्या है भाई, डिजास्टर प्रीपेडनेस का मतलब क्या है भाई, कोई आपदा आने वाली है उसको हम पहले साहसपूर्वक या हिम्मत से उसका सामना कर सकते हैं, उसे बोलते हैं प्रीपेडनेस। कैपेसिटी डेवलपमेंट, जागरूकता मतलब अवेयरनेस कराना भाई कि खतरनाक है या नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग डिजास्टर, अब देखो डिजास्टर अगर आएगा, आपदा आएगी तो भाई उस समय आप क्या करोगे भाई? तो ऐसा तो है नहीं भी तुम शादी वादी में चल जाओगे, अपना गाना वाना बजा के डांस करोगे मस्त तरीके से, ऐसा तो नहीं करोगे भी। ड्यूरिंग डिजास्टर उसके समय क्या क्या करेंगे भी, इसके लिए मुख्य क्रियाएं निम्नलिखित है भी। आपदा की घटने के तुरंत बाद यह समय आपदा काल माना जाता है। इसी समय राहत कार्यों को तेज गति व प्रभावी ढंग से करने के लिए लोगों को जान माल की क्षति को कम किया जा सकता है। हम क्या पहुँचाए भाई, दवाई वगैरह दिला दे भाई, तो उससे क्या हो सकता है, व्यक्तियों को जो नुकसान हुआ है उससे हम थोड़ा भरपाई कर सकें। प्री डिजास्टर स्टेज में विकसित की गई सभी योजनाएं कार्यक्रम को इस चरण में सही रूप से संपन्न करवाया जाता है। बात करते हैं पोस्ट। अब भाई मैंने बताया प्री डिजास्टर और पोस्ट। प्री का मतलब पहले करें और पोस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बाद में करें। डिमांड एंड नीड असाइनमेंट, तो इसको पढ़ के जाना है भाई, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाना आपको। रीस्टोरेशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मतलब क्या है भाई, महत्वपूर्ण भाई हम क्या करें भाई, आपदा के बाद हम क्या करें भाई, आपदा के आने के बाद हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करें, मजबूत करें। अर्ली रिकवरी, रिकन्स्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट, मतलब क्या है, हम जल्दी से जल्दी उस आपदा को प्रभाव को कम करें और हमारा डेवलपमेंट दोबारा से स्टार्ट करें भाई, ठीक है। रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब दोबारा से भाई, जैसे बिल्डिंग वगैरह हो गई इनको बनाए भाई, उनके लिए जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करें हम उसके बाद करने के बाद हम अपनी रिकवरी अच्छे से करें, उसके बाद हम अपने पूरे क्षेत्र को क्या करें, डेवलप करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है, बस इतना ही पढ़ के जाना है इस वाले चैप्टर में से। देखो बिल्कुल इजी चैप्टर है भी, आप 1 से 2 बार पढ़ोगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा भी। तो ये पढ़ के जाना पोस्ट डिजास्टर भी। तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 1 चैप्टर हो रहा है अभी आपका, सेकंड चैप्टर, ये सबसे इजी है। तो देखो यहाँ से 1 सेकंड रुक जाओ, PDF ओपन हो जाने दो, ठीक है। देखो जियोलॉजिकल डिजास्टर, देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि भाई डिजास्टर के टाइप्स कितने होते हैं भाई, तो उसमें फर्स्ट था जियोलॉजिकल। तो जियोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, मैंने बताया था कौन कौन सा आ जाएगा, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड हो गया, माइनिंग हो गया। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है भाई, अर्थक्वेक कैसे आता है भाई, देखो ये आपकी भाई अर्थ 3 लेयर होती है भाई, क्रस्ट, मेंटल और कोर, नाम सुना होगा भी। इसमें नीचे होती प्लेटें भी, क्या होती हैं, प्लेटें भाई। वो बचपन में सुना है ना भाई, एक गाय के ऊपर सींग रख के भाई पर्ची को रख रहा है, इसको हिलाता है तो क्या आता है भाई, भूकंप आता है। तो वो सारी घटनाएं झूठी होती है ना, वो ठीक नहीं है ना। तो होता क्या है भाई, अंदर होती प्लेटें, प्लेटों में क्या होता है भाई, यहाँ से डलता है, यहाँ से देखो नीचे से टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने पर ये प्लेटें आपस में ऐसे ऊपर नीचे होंगी भाई, या आपस में टकराएंगे, एक दूसरे के पास स्लाइड करते हैं, जैसे एक के ऊपर दूसरी फिसलती है भाई, ऐसे फिसलती है, ऐसे फिसलेगी एक के ऊपर। जैसे ही आपस में फिसलती है तो यहाँ पे आती है भूकंप। क्या आता है, भूकंप, अर्थक्वेक जिसे बोलते हैं, ठीक है। क्या बन जाता है, भूकंप, मतलब प्लेटों के टकराने के कारण क्या बनता है, भूकंप बनता है, ठीक है। तो भाई इसके कारण क्या होते हैं भाई, ये मैंने बता दिया आपको, प्लेटों के टकराने से, ज्वालामुखी के विस्फोट में लावा व गैस की वजह से, माइनिंग भाई आपने क्या कर दिया भाई, माइनिंग कर दी, मतलब
अब बार बार खाने खोदना भी है ना, बांध का निर्माण करना, भूजल में अत्यधिक यूज करना, भाई पानी ख़त्म कर देना, ये सारी किस में आ जाएंगे आपके अर्थक्वेक के कारण भाई। अब इसके नुकसान क्या रहेंगे भाई ऐसा तो नहीं भूकंप आने पर अच्छी चीज़ें होती हैं, सारी ख़राब चीज़ें रहेंगी। भूकंप आने पर इमारतें गिर जाएंगी भी, घर, इमारत, सड़क आदि का टूटने का खतरा रहेगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बिजली होगी, कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, जलवायु में चेंज हो जाएगा, उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा भी। भूकंप अगर आ जाएगा तो कंट्रोल कैसे कर सकते हो, भूकंप विरोधी इमारत का निर्माण करके। भाई आप ऐसा सिस्टम कोई बना लो जो आपको बता दे कि भाई भूकंप कब आने वाला है। भाई अभी तक बना नहीं है, कब आने वाला है। देखो भूकंप आ जाता है ना, उसके बाद हम मेजर करते हैं, भूकंप कब आएगा ये मेजर नहीं कर पाए अभी तक हम। अगर ऐसा हम पता कर ले भी कि भाई कल आने वाला है भूकंप, यहाँ यहाँ आने वाला है, तो वहाँ का अपन भाई वहाँ का जितना हम प्रभाव कम कर सकें वो हम कर सकते हैं। वहाँ की भी हम जैसे लोगों को भी वहाँ से हटा सकते हैं। तो ये वाली बातें अभी तक नहीं हुई। हाँ, भूकंप को मेजर करने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। अभी आपने सुना होगा भी रिएक्टर, 5 रिएक्टर का आया है, 6 रिएक्टर का भूकंप आया है, वो भी याद रखना। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, बात करते हैं भूकंप के बाद बचाव के प्लान तैयार करना, सड़क पुल वगैरह, इनको भी समस्याएं होती हैं। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, तो इसे मापने के लिए स्केल का उपयोग किया जाता है, मैग्नीट्यूड के आधार पर, इंटेंसिटी के आधार। तो मैग्नीट्यूड के आधार पर और इंटेंसिटी के आधार पर। तो एक होता है रिएक्टर स्केल और एक मर्करी स्केल। तो देखो इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए तो उपयोग करते हैं मर्करी स्केल, और मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए करते हैं रिएक्टर स्केल। इसका उपयोग करते हैं रिएक्टर स्केल। आपसे 1 से 2 नंबर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए भाई इसकी ट्रिक भी है कि भाई मैग्नीट्यूड को मेजर करना है तो एम आ रहा है तो एम नहीं आएगा, तो कौन आएगा, रिएक्टर। इंटेंसिटी, तीव्रता को मेजर करना है तो मर्क्यूरी। भैया इसको ऐसे याद रख सकते हो, इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तीव्रता। मान लो कोई व्यक्ति तेज है, मान लो कोई व्यक्ति तेज गति से बाइक चला रहा है, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, तीव्रता। और कोई व्यक्ति मान लो तेज गति से क्या चला रहा है, बाइक, तो मरेगा नहीं मरेगा। तो इंटेंसिटी, तेज चलाएगा क्या हो जाएगा, मरेगा, मरेगा से मर्करी स्केल, क्या आ जाएगा, मर्करी स्केल। और ये वाला क्या बन जाएगा, रिएक्टर स्केल। याद रख लेना भी, याद करने का तरीका। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ भी लैंडस्लाइड का मतलब क्या, जैसे ये कोई पहाड़ है, इसका ये वाला हिस्सा कट के क्या हो जाए भी, हट के यहाँ इकट्ठा हो जाए। मान लो ये वाली सड़क थी, ये सड़क थी भाई, तुम्हें इधर से इधर जाना था, यहाँ पे क्या हो गया भाई, लैंडस्केप हो गया। तो इसे ही क्या बोलते हैं भाई, लैंडस्लाइड बोलते हैं, लैंडस्केप बोलते हैं। ठीक है, अब इसके भाई फ़ायदे नुकसान तुम सारे इसमें पढ़ लेना अभी, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं सुनामी। अब सुनामी क्या होता है भाई लहरें ऐसे 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 लहरा के चलती है ना, लहरा के चल रही है मस्त तरीके से, इन्हें क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। अब देखो भाई इनको आसानी से पढ़ लेना भाई, समस्याएं क्या होंगी भाई, ये थियोरटिकल है पूरा भी, ये तो आपको पढ़ना याद ही करना है। ठीक, बात करते हैं खनन। खनन का मतलब है माइनिंग किया आपने। देखो माइनिंग करने से भाई, माइनिंग क्यों करते हैं, आपको ज़मीन से खोद के क्या निकालनी है भाई, धातु वगैरह निकालनी है, सोना निकालना है, चांदी निकालना है, आपको कोयला निकालना है, ये सारे के लिए क्या करते हैं, माइनिंग। इसे क्या बोलते हैं भाई, माइनिंग, खनन बोलते हैं। अब इसके नुकसान फ़ायदे आप आसानी से देख सकते हो भाई सारे। बाढ़, फ्लड भाई, बाढ़ भाई सब जानते हो भाई क्या होता है भाई। बाढ़ के अंतर्गत क्या होता है, एक बाल्टी में पानी भर लिया जाता है, उस बाल्टी के पानी को फैला दिया जाता है, उसे बाढ़ बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है भी, है ना, बाल्टी के पानी से बाढ़ आने लग गई तो रोज़ तुम घर में बाढ़ लेके आओगे ना। तो बाढ़ क्या होता है, जैसे कि बाढ़ क्या होती है भाई, ये रहा भाई, पानी एक लेवल से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। जैसे कि भाई अलवर की बात करो तो अलवर में क्या है, काली मोरी में देखो पानी है अभी आप उसको बाढ़ बोल सकते हो क्या, नहीं बोलो, क्योंकि पानी का लेवल बहुत कम है। पानी का लेवल इतना हो जाए कि तुम अगर
काली मोरी पे जाओ तो जैसे तुम यहाँ पे हो भी, कॉलेज से तुम निकले पॉलिटेक्निक करके, ठीक है, तो यहाँ से निकले तुम्हारे ऊपर तक क्या चला जाए, एक सेकेंड रुक जाना अभी, ये तो गायब हो गया, मैंने बताया ना अभी, जैसे कि पानी क्या हो जाए, देखो पानी मान लो यहाँ तक चल रहा है तो उसे बोलेंगे बारिश आ गई भी, है ना, और पानी का लेवल यहाँ तक चला जाए, तुम्हारे मुंह तक पानी आ जाए भी, है ना, तो उसे बोल देंगे बाढ़। क्या बोल देंगे, बाढ़। मतलब पानी का लेवल, देखो भाई पानी का लेवल कम है तो बाढ़ नहीं बोलेंगे, नॉर्मल बारिश बोलेंगे। पानी का लेवल क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं बाढ़। अब बाढ़ के नुकसान फ़ायदे आप आसानी से देख सकते हो, है ना, ये थियोरटिकल है पूरा। अब ये पूरा उसके बारे में पढ़ना ही आपको। लाइटिंग, भाई लाइटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वाले होंगे तो समझ जाएंगे थोड़ा सा उनके लिए। देखो छोटी सी चीज़ें बताता हूँ आपको नॉलेज के लिए। भाई जैसे ऐसे वायर होते हैं, भाई टावर में ऐसे वायर होते हैं, तो बड़े बड़े टावर में आपने देखा होगा एक वायर यहाँ से ऊपर से जाता है, एक सेकंड रुक जाना भाई, ऐसे वायर जा रहे हैं, ठीक है, तो एक वायर यहाँ से ऊपर से जाता है। देखो होता क्या, मान लो लाइटिंग गिरी तो इस वाले वायर पे क्या गिर जाएगी, लाइटिंग, और पूरा लाइटिंग कहाँ चली जाएगी, और ये वाला होता है अर्थ, तो पूरी लाइटिंग कहाँ चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी। तो देख रहा भाई बड़े बड़े टावर में एक वायर ऊपर से जाता है लास्ट में, बड़े टावर में, छोटे वाले में नहीं दिखेगा, बड़े वाले में। तो वो किसके लिए होता है, लाइटिंग को ख़त्म करने के लिए होता है। मान लो लाइटिंग गिरी तो ट्रांसमिशन लाइन को क्या नहीं हो, नुकसान ना पहुँचे, इसलिए पहले एक वायर डाला जाता है जो क्या करता है, यहाँ लाइटिंग गिरेगी पूरा कहाँ हो जाएगा, अर्थ में चली जाएगी, तो आपकी ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन हो जाएगी। लाइटिंग का मतलब क्या होता है भाई, देखो लाइटिंग का मतलब होता है बिजली जो चमकती है, भी आपने सुना होगा भी आज यहाँ यहाँ बिजली गिर गई, तो उसे ही क्या बोलते हैं, लाइटिंग बोलते हैं। याद रखना लाइटिंग में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, होल्स भी होते हैं और आयन भी होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी कि लाइटिंग जब गिरती है तो वहाँ क्या क्या होता है, तो क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, होल्स, आयन होते हैं, ठीक है। बैटरी में क्या होते हैं, ओनली क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, इसलिए खतरनाक होती है, ठीक है। तो भाई यही है भाई, देखो लाइटिंग क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ भी जैसे कि ये लाइटिंग यहाँ से गिरी, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है भाई, चलो बताओ मेरे को, थोड़ा सोचो कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है। सोच लिया, तो सबसे अच्छा कंडक्टर आपके दिमाग में आ रहा होगा, चांदी होता है। कई और भी अच्छे खिलाड़ी होंगे तो वो कहेंगे भाई सोना होता है, कि महंगा आता है ना सोना, है ना। और फिर और भी खतरनाक रहेंगे, बोलेंगे कॉपर होता है। क्या होता है, कॉपर। तो याद रखना सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो होता है अर्थ। क्या होता है, अर्थ, क्योंकि इसका जो रजिस्टेंस हम मानते हैं लगभग 1 ओम के बराबर मानते हैं भाई। कितने ओम के बराबर, 1 ओम के। यहाँ से लाइटिंग गिरी, भाई करंट किसको फॉलो करती है, लो रजिस्टेंस पाथ को, तो पूरी करंट कहाँ पे आना पसंद करेगी, अर्थ में से। कहाँ पे आना पसंद करेगी, अर्थ में। भाई लाइटिंग देखो होती है तुरंत कहाँ पे गिरती है, ज़मीन पर। क्यों गिरती है, क्योंकि वहाँ का रजिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम। अगर आप लाइटिंग के बीच में अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो गया तो उसकी भी लाइटिंग जल जाएगी भाई, क्योंकि करंट तो आएगी, उसको रजिस्टेंस दिखेगा, लो रजिस्टेंस। बीच में जो भी आएगा, पेड़ पौधे हो गए, तुम हो गए, तुम में भी क्या जल जाएगी, लाइटिंग। जैसे ही लाइटिंग जलेगी, ऊपर भी यमराज जी खड़े हैं मस्त तरीके से, बोलेगा आ जा अभी दोस्त, तेरा समय आ लिया, मीटिंग कर ले, आ जा मेरे साथ। तो इससे क्या करवा देगा, मीटिंग करवा देगा यमराज से। अब लाइटिंग के नुकसान फ़ायदे भी आप सारे देख सकते हो। हिमस्खलन मतलब क्या होता है, बर्फ़ का गिरना। भी मान लो जैसे हिमालय पर्वत की ये बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाए भी, तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो बाढ़ वगैरह के आने की संभावना भी हो जाएगी। बस यही था। सूखा पड़ जाना, बारिश का ना होना भी, और सूखे से भी ये प्रभाव होने वाले। हीट वेव, गर्म हवाएं चलना, भाई लू वगैरह बोलते हो, नहीं बोलते, लू, गर्म हवा क्या बोलते हो, लू। तो ये भी समस्या है भाई, इनके बारे में पढ़ के जाना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। कोल्ड वेव, ठंडी हवाएं, भाई सर्दियों में ठंडी हवा चलती है ना, अभी आप बीमार हो जाते हो, वो कोल्ड वेव हो जाएंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल डिजास्टर, देखो ये सारे जियोलॉजिकल हमने देख लिए, बात करते हैं बायोलॉजिकल। तो पहला देखते हैं ईपीडेमिक्स, ऐसी भयानक बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी जो अकस्मात आकर व्यक्ति को जीवन को संकट में डाल देती है।
ठीक है। जियोलॉजिकल देखो, बायोलॉजिकल में क्या रहेगा, बायोलॉजिकल में जीव विज्ञान के बारे में रहेगा, बायोलॉजिकल रहेगा मानव का स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, पर्यावरण हो गया, एनवायरनमेंट होगा, इन पर क्या डालता है, इफेक्ट डालता है। तो कैसा आ जाएगा, बायोलॉजिकल डिजास्टर आ जाएगा। पेस्ट अटैक का मतलब कीट, कोई भी जीवित वस्तु, जैसे एक पौधा, एक जानवर, एक सूक्ष्म जीव, माइक्रो जीव हो सकता है जिसमें मनुष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये सारा पढ़ के जाना भी आपको, ऐसे कैसे, आप एक बार देख के जाना भी इसको, ठीक है। फॉरेस्ट फायर, भाई जंगल में क्या लग जाना, आग लग जाना, तो मोगली कहाँ चला जाएगा, है ना। तो वो मोगली जानते हो ना भाई, जंगल में आग लग गई तो मोगली कहाँ जाएगा, है ना। तो वो सारी बातें भी इसको पढ़ के जाना, आपको सारा पढ़ के जाना है। टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर भी वही देखो, आप तो बस इनके नाम याद रखो, लिखने में तुम सारे एक्सपर्ट हो। मेन पॉइंट याद रखो, रेडियोलॉजिकल, बिल्डिंग, ये आगे भी मैन मेड डिजास्टर। देखो आपको करना क्या है भाई, देखो ये वाली जो बुक है ये बहुत सिंपल है भाई, आपको 1 से 2 बार इसकी रीडिंग करनी है। जो मैंने ये वीडियो बनाई है, आप इसको 1 से 2 बार देखो, एक बार सिंपल स्पीड में देखना, नॉर्मल स्पीड में, फिर उसके बाद 2 की स्पीड में देखना, बस इसको सुनना, आपको सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, जैसे कि कोई क्वेश्चन जैसे मैंने आपको करवाया डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइप्स, तो उसके जो टाइप्स हैं ना, उनके नाम याद करने हैं। लिखने में तो तुम एक्सपर्ट हो भी। जियोलॉजिकल मतलब, जियोलॉजिकल मतलब क्या, पृथ्वी के संबंधित, भाई भूकंप हो गया, सुनामी वगैरह हो गया, ये सारा इसमें आ जाएगा। तो ऐसे आपको बस मेन पॉइंट याद रखने हैं। मेन पॉइंटों को याद रखोगे, लिख दोगे आप आसानी से, ठीक है। आपको इनके नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा अभी, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो सारे मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर फिर भी कोई नया बच्चा हो तो भी इन नंबरों पे मैसेज कर देना, नोट्स वगैरह मैं सेंड कर दूंगा, 7891375962। तो भी इस वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं, एनर्जी डिजास्टरमेंट एंड मैनेजमेंट वाले में, ठीक है। 1 से 2 बार पढ़ना भी, आप सभी का पेपर अच्छा होगा, टेंशन बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। फ्री माइंड से आपको इसको 1 से 2 बार पढ़ना है। तो आज आपका शायद सारे पेपर भी कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के बाद, मतलब इस वीडियो के बाद नहीं, जब तुम पेपर दे लोगे भी, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन हो भी सर हमें क्या करना चाहिए भी, किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, अगर आपको ऐसा कुछ कन्फ्यूजन हो तो भी आप मेरे पास पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। जितना मेरे से होगा भी मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आप इतना ही करते हैं। आप सभी को थैंक यू भी, आप सभी के पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक भी।